Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जो कि है प्रिया और मंजू के बारे में। ये दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं, एक साथ पली बड़ी, एक साथ पढ़ाई कंप्लीट की। और फिर वो दिन आया जब दोनों की शादी हुई। ये दोनों की शादी अलग अलग शहर में हुई थी। मंजू जो कि अपने शहर से काफ़ी दूर थी, और प्रिया जो अपने शहर से थोड़ी ही बगल में थी। मंजू और प्रिया शुरू शुरू अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। मंजू जो थी, उसका हस्बैंड उसे बहुत ही प्यार करता था, उसका ख्याल करता था। लेकिन प्रिया जो कि दूसरी तरफ, उसके ससुराल वाले एकदम मंजू के ससुराल वाले से ऑपोजिट थे। प्रिया हमेशा मंजू को बताती थी अपने बारे में कि मेरे घर वाले मुझसे खुश नहीं हैं, यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझसे खुश नहीं है। मंजू को काफ़ी साल हो गए थे, उसको बेबी नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ वो प्रिया को बताती है। प्रिया खुश तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उदास भी रहती है, क्योंकि उसकी भी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और वो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो मंजू से कहती है, तुम्हें बहुत मुबारक हो, अपना बहुत ही ख्याल करना। मंजू प्रिया से कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें भी एक बेबी हो जाए। शायद इसी वजह से तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें प्यार करने लगे और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ अच्छे से रहने लगे। इनकी बात रोज़ हुआ करती थी। ये दोनों एक दिन अपने अपने मैके जाती हैं, एक दूसरे से मिल कर के काफ़ी अपने दिलों की बात करती हैं और फिर वापस अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। इनकी बात जब फ़ोन पर होती है, तब मंजू प्रिया से पूछती है, तुम कैसी हो। तभी प्रिया मंजू को खुशखबरी देती है कि तुम मासी बनने वाली हो, और अब मेरे पति तो मेरा बहुत ही ख्याल करते हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ही केयर करने लगे हैं। मंजू प्रिया की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और थोड़ा उसे इत्मीनान भी हो जाता है कि चलो, प्रिया अपने गृहस्थी जीवन में अब थोड़ी खुश तो है, बच्चे के ही बहाने क्यों ना हो। कुछ दिन के बाद फिर प्रिया की फ़ोन आती है मंजू के पास। वो काफ़ी रो रही होती है। मंजू उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने काफ़ी दिन से कॉल नहीं किया और मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मंजू, मेरा बच्चा, मतलब मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा मंजू। मेरी डिलीवरी की डेट बहुत करीब थी और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा मरा हुआ, जिसकी वजह से मेरे पति फिर मुझसे नाराज़ हैं। अब तो वो पहले से ज़्यादा मुझे मारते पीटते हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी मंजू प्रिया से कहती है, तुम फिक्र ना करो, क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाती हो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मुझे, और मैं भी कुछ दिन में आने वाली हूँ, तो तुमसे वहीं मिल लूँगी। इन दोनों की बात ख़त्म हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है। ये दोनों अपने अपने मायके जाते हैं। वहाँ पे मंजू और प्रिया एक दूसरे से हमेशा की तरह मिलते हैं और अपने दिलों की बात बहुत देर तक एक दूसरे के साथ करते हैं। मंजू अपने ससुराल लौट जाती है और प्रिया अपने ससुराल लौट जाती है। काफ़ी दिन से प्रिया की कोई खबर नहीं रहती मंजू को। वो उसे कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल पिक ही नहीं करता। कभी उसका नंबर बंद आता, कभी कोई कॉल उठाकर कट कर देता। मंजू काफ़ी परेशान रहती है। तो फिर वो प्रिया के मैके में फ़ोन करके प्रिया के हाल चाल पूछती है। तभी उसके मैके वाले बताते हैं कि बेटा, प्रिया तो अब इस दुनिया में नहीं रही। मंजू के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी इतनी करीबी दोस्त, बचपन की सहेली अब इस दुनिया में नहीं है, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चला। वो काफ़ी सदमे में चली जाती है। मंजू जब अपने मायके जाती है तो वो प्रिया के घर जाती है। वो उसके माँ बाप से मिलती है और उससे उससे मौत की वजह पूछती है। उसके माँ बाप यही कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और अचानक एक दिन उसे हार्ट अटैक हो गया और वो ख़त्म हो गई। मंजू काफ़ी उदास रहने लगी थी। वो उसी जगह पे जाया करती थी जहाँ वो और प्रिया बैठ कर के बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, मंजू जब अपने घर वापस आ गई थी, वो शाम किचन में काम कर रही थी। तभी मंजू को अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, और ये मौजूदगी उसे प्रिया की लगती है। वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है कि वाकई में क्या मेरे पीछे प्रिया खड़ी है। जब वो मुड़ कर के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। मंजू अपने बेडरूम में जा कर के सोती है। रात के वक्त उसे आवाज़ आती है, मंजू, मैं आ गई हूँ मंजू।
तुम्हें लेने के लिए मैं आई हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी ना? मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। प्रिया, प्रिया, ये कह के ज़ोर ज़ोर से मंजू चिल्लाने लगती है। तभी मंजू के हस्बैंड उसे कहते हैं, क्या हुआ? तुम सपने में प्रिया प्रिया चिल्ला रही थी? मैं सपना नहीं देख रही थी, वाकई में प्रिया मेरे सामने आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे लेने आई है, वो मुझे ले कर के जाएगी। अरे कुछ नहीं, तुमने सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे पानी देते हैं पीने के लिए और उसे कहते हैं कि तुम आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बुरा सपना था, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त तुम्हारी दोस्त सवार रहती है, शायद उसी का असर है। ये कह कर के वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब फिर मंजू अपने किचन में काम कर रही होती है, तब उसे कमरे से एक आवाज़ आती है, अरे मंजू, एक गिलास पानी तो दे दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्रिया ध्यान नहीं देती इस बात को। उसे लगा होता है कि उसकी सास शायद उससे पानी मांग रही हैं। वो पानी का गिलास लेके जब हॉल रूम में आती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। तब मंजू ध्यान देती है कि ये आवाज़ तो प्रिया की थी और वो ही मुझसे पानी मांग रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। उसकी सास कमरे से निकल कर बाहर आती हैं और पूछती हैं, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ माँ जी, मुझे कुछ दिन से ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे हर जगह प्रिया दिखाई देती है और वो मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मंजू की सास ये सारी बातें समझ गई थी। कभी कभी कहा जाता है ना कि जो आत्मा कभी मुक्त नहीं होती या उनकी इच्छा पूरा नहीं होता इस दुनिया में, तो उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। वो मंजू को लेकर के एक बाबा के पास जाती हैं। वो बाबा जब मंजू को देखते हैं तो वही कहते हैं कि बेटा, जब किसी की इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहती है। उसी तरह प्रिया की आत्मा भी तुम्हारे लिए भटक रही है। वो हमेशा तुम्हारे पास आती है ये बोल कर के कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगी, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। वो कुछ यज्ञ करते हैं और प्रिया को भी कुछ पढ़ने के लिए देते हैं और कहते हैं तुम्हें उसकी मुक्ति के लिए ये यज्ञ करना पड़ेगा। मंजू के आंखों में आंसू होती है, यही सोच करके कि मेरी दोस्त जो मुझसे मिलना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, पता नहीं मुझे क्या बताना चाहती थी। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी वो मुझे याद करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ तो करना ही था, क्योंकि मरे हुए लोग ज़िंदा लोग की दुनिया में नहीं रह सकते। मंजू को प्रिया को मुक्ति दिलानी थी। वो अपना यज्ञ पूरा करती है और जब यज्ञ कंप्लीट होता है तब वहीं पे प्रिया की आत्मा आती है। वो मंजू को देख करके मुस्कुराती है और कहती है, तुमने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा दिया, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। ये कह करके वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। मंजू जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, तभी उसके घर वाले उसे सब सहारा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। उसकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़प रही थी और अब उसे मुक्ति मिल चुकी है। अब सब कुछ शांत था